बंगाल को एवरेज 4,380 करोड़ रुपया रेलवे बजट में एनुअली मिलता था, एवरेज 5 साल में। इस बार की बंगाल की रेलवे के ऊपर भारत सरकार की स्पेंडिंग होगा 13,955 करोड़ रुपया, यानी लगभग 14,000 करोड़ रुपया। 70% वुमेन इकोनॉमी एक्टिविटीज में आ पाए। अभी जो अशोक जी की दुनिया है, ये भारत की महिला पार्टिसिपेशन को इतना रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इकोनॉमी की दुनिया, भारत की जो कन्वेंशनल इकोनॉमिस्ट हैं, हमारी लक्ष्य है सरकार की भारत की 70% महिला वर्कफोर्स में आ जाए, स्किल वर्कफोर्स में आ जाए, कंट्रीब्यूशन करे इकोनॉमी को, मिडिल क्लास के लेवल पे करे, बॉटम ऑफ द पिरामिड में करे। मित्रों, मैं विनम्रता के साथ इस बार की नेशनल बजट की कुछ विषय आपके सामने उल्लेख किया है। 26 को बंगाल की चुनाव होगा। देखिए, ये देखो, उनको मैंने कहा ना कि मैंने शासन सुना है। आप तो मैं तो खुद बैठ के सुन के आया। मैं बंगाल आएगा जब मेरे को पार्टी कहा, मैं तो उसकी तो उत्तर कल दिल्ली में मिल ही गया है। उनको थोड़ा डर आना स्वाभाविक है सब कुछ कहने के लिए। हम लोग क्या ये सोच सकते हैं कि अगले साल बंगाल का चुनाव है? देखो, हम तो बजट देश के लिए बनता है। मेरे ऊपर सरकार की नजर कितना है, फाइनली वो जानता है। टैक्स से खर्चा समाज में होती है, लेकिन उसको लगता है कि यार मेरे से तो जितना लेते हो मेरे को उतना नहीं देते हो। ये एक ग्रीवांस मध्य वर्गीय के लोग में सबकी मन में रहती है। इस बार बजट में अगर सबसे ज्यादा खुश किसी ने हुआ है तो भारत की मध्य वर्गीय। 12 लाख तक वार्षिक आय में 0 टैक्स, ये एक बहुत ही बड़ा उल्लेखनीय दायित्व भारत सरकार ने भारत की मध्य वर्गीय लोगों तक। ऐसे किसी लोग अभी मैंने खुशी में कह रहे हैं, ऐसे कोई व्यक्ति बचा नहीं बॉटम में जिसको टैक्स देना पड़ेगा। सबको कुछ ना कुछ मिला। भारत सरकार को समूचा 1 लाख करोड़ से ज्यादा रियायत, रिलीफ, रिबेट, टैक्स रिलीफ में भारत में देना पड़ा है। मित्रों, इस बीच में हमारे देश में रेलवे बजट को भी अलग से एक कॉलम बनाया जाता है। पहले अलग बजट होता था, लेकिन इस मेन बजट में भारत सरकार ने रेलवे की एक अलग कॉलम भी बनाई है। मैं बंगाल के बारे में आपके सामने उल्लेख करूं, देश की अमूमन बजट में भी अगर मैं मानता हूं, मैं अभी अशोक जी से शेयर कर रहा था, पिछले मैं 10 साल से प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहा हूं। मैं मानता हूं मोदी जी की सरकार के समय में भारत की पूर्वी हिस्से को जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉलिसी रिफॉर्म के कारण, फिस्कल इंसेंटिव में पूर्वी भारत को जितना फायदा मिला है, देश में अन्य इलाका को उस तुलना में वो फायदा नहीं है। फिर भी स्पेसिफिक बंगाल में रेलवे के एलोकेशन के बारे में अश्विनी वैष्णव जी ने जो ब्यौरा दिया है समाज के सामने, 2009 से 14 तक यूपीए की शासन की सेकेंड फेज में बंगाल में, जिसमें बंगाल की टीएमसी भी पार्टनर थी, बंगाल को एवरेज 4,380 करोड़ रुपया रेलवे बजट में एनुअली मिलता था, एवरेज 5 साल में। इस बार की बंगाल की रेलवे के ऊपर भारत सरकार की स्पेंडिंग होगा 13,955 करोड़ रुपया, यानी लगभग 14,000 करोड़ रुपया। 4,380 से 14,000 करोड़ रुपया की एनहांसमेंट, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की बंगाल के प्रति रेलवे सेक्टर में एक प्रमुख कमिटमेंट है। नया लाइन कंस्ट्रक्शन करना, अमृत स्टेशन की पुनर्निर्माण करना, बंगाल में 101 नया स्टेशन, पुराने स्टेशन की रीडेवलपमेंट हो रहा है। कवच प्रोग्राम, बंगाल में 9 वंदे भारत एक्सप्रेस चलना, अमृत भारत एक्सप्रेस 7 जिलों में 9 यूनिक स्टॉपेज के साथ चलना, न्यू जलपाईगुड़ी आसनसोल स्टेशन की रीडेवलपमेंट प्लान लगभग 766 करोड़ रुपया खर्चा करके करना। मित्रों, ये सब विषय मैं आपके सामने
उल्लेख किया कि बंगाल हो या पूर्वी भारत हो या हमारी देश हो, मोटा मोटी इस बार की बजट देश की अर्थनीति में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट करके लेके आए हैं। मध्य वर्गियों की परचेजिंग पावर और स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ाया है। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, एमएसएमई, एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन विकसित भारत के लिए, जिस विकसित भारत में हमें विश्व भर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लक्ष्य क्या है विकसित भारत की, 0 पॉवर्टी होनी चाहिए। शिक्षा में 100% क्वालिटी होनी चाहिए। भारत की मानव संबल स्किल होनी चाहिए। भारत दुनिया की फूड बास्केट बने। एक समय में याद करिए, भारत खाद्यान्न में अकाल में रहने के कारण भारत को इंपोर्ट करना पड़ा था। अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट करना पड़ा था। आज भारत अपने लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, चावल हो या गेहूं हो, मुफ्त में नागरिकों को देता है। उसके अलावा दुनिया की हम फूड बास्केट बने, यह हमारा विकसित भारत की लक्ष्य है। और उसमें भारत की इकोनॉमी तब एक नई ऊंचाई छुएगी जब भारत की अर्थनीति महिला के नेतृत्व में चलेगी। 70% वुमेन इकोनॉमी एक्टिविटीज में आ पाए। अभी जो अशोक जी की दुनिया है, ये भारत की महिला पार्टिसिपेशन को इतना रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इकोनॉमी की दुनिया, भारत की जो कन्वेंशनल इकोनॉमिस्ट हैं, हमारी लक्ष्य है सरकार की भारत की 70% महिला वर्कफोर्स में आ जाए, स्किल वर्कफोर्स में आ जाए, कंट्रीब्यूशन करे इकोनॉमी को, मिडिल क्लास के लेवल पे करे, बॉटम ऑफ द पिरामिड में करे। मित्रों, मैं विनम्रता के साथ इस बार की नेशनल बजट की कुछ विषय आपके सामने उल्लेख किया है। चलो शिवाजी। हाँ सर, पहले तो ये जो बजट आप लोगों ने सामने लाए हैं, उसके बाद हमारे यहाँ के जो सत्ता में रहने वाले तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या फिर कई विरोधियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सब कुछ बिहार तक आके रुक गया, बंगाल को क्या मिला। ये जो हर आप कह चुके हैं एनजेपी आसनसोल के बारे में, अगर बंगाल के बारे में थोड़ा स्पेसिफिक आप बता देंगे कि बेलूर मठ, एनजेपी आसनसोल जैसे कि बंगाल को क्या क्या मिला है सेंट्रल बजट। देखिए, मैं तो इसीलिए बंगाल की एक ही आइटम की, देखो बजट होती है नेशनल पर्सपेक्टिव में। कुछ राज्यों की पिछले बार यहाँ कल ऐसा नहीं कि बंगाल की प्रोजेक्ट उल्लेख नहीं हुआ है, पिछले बार भी, उसके पहले बार भी बंगाल की प्रोजेक्ट उल्लेख हुआ है। जैसे मान लो 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात कही गई है, क्या गंगा सागर उसमें नहीं आ सकता है क्या नॉर्थ बंगाल की सौंदर्यता की कोई हॉटस्पॉट वहां नहीं आ सकता है क्या? सुंदरबन नहीं आ सकता है क्या? आ सकता है। जब हम नेशनल बजट के बारे में उल्लेख करेंगे, जब हम कहते हैं कि हम अटल टिंकरिंग लैब खोलेंगे, बंगाल में भी खोलेंगे। जब हम मातृभाषा आधारित शिक्षा की बात कहते हैं, सबसे ज्यादा, मैं इसीलिए उल्लेख कर, जिसमें सबसे ज्यादा कोई फायदा लेगा तो बंगाली साहित्य उसकी फायदा लेगा, क्योंकि यहाँ बहुत उच्च कोटि की ज्ञान की भंडार रही है। सर, लेकिन अभिषेक बनर्जी या फिर ममता बनर्जी ने खास करके ये पॉइंट आउट किया कि इस बजट में बिहार का चुनाव के ऊपर आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन था। 26 को बंगाल की चुनाव होगा। देखिए, ये देखो, उनको मैंने कहा ना कि मैंने शासन सुना है। आप तो मैं तो खुद बैठ के सुन के आया। मैं बंगाल आएगा जब मेरे को पार्टी कहा, मैं तो उसकी तो उत्तर कल दिल्ली में मिल ही गया है। उनको थोड़ा डर आना स्वाभाविक है सब कुछ कहने के लिए। हम लोग क्या ये सोच सकते हैं कि अगले साल बंगाल का चुनाव है तो देखो, हम तो बजट देश के लिए बनता है। आई वॉज इंचार्ज ऑफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन दिस कंट्री। Prime Minister Modi envisioned an ambitious gas pipeline from Jagdishpur to Haldia, and one spur line went up to coast of Bay of Bengal in the Odisha.
with sorrow and happy, I can share two information with you. When I became Minister of Government of India, I came to pay my respect to Honorable Chief Minister of West Bengal in around 2014. I put forth my proposal of gas pipeline. And today, I was inquired about my old colleagues of the Petroleum Ministry. The gas pipeline went up to Dhamra port of Odisha, but it is yet to complete its span in Bengal. If Bengal span will be completed, the industrialization, the sustainability and economic growth of the Bengal would have been multifold. Due to non-cooperation, because this local government has a fear, if this gas pipeline will be completed, Prime Minister Modi may get some credit. Similarly, railway project, I said after all such non-cooperation, I can cite you, I am in charge of education, in the very city of Calcutta, in front of public, in front of the government official, I have requested, why don't you give land for Navodaya Vidyalaya? From Navodaya Vidyalaya to railway project to pipeline project. There is a lack of enthusiasm, there is a non-cooperation approach. This is a great injustice to people of West Bengal. Those who have presided over at Delhi for 10 years, last 10 years, they thought we are the king. But finally people are for development. धर्मेंद्र बाबू, इवन फॉर बॉर्डर फेंसिंग उसमें भी जमीन नहीं मिल रहा, ওতেও জমি পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। इसीलिए ये विषय में उनकी भ्रम टूटना चाहिए। मैंने कहा गैस पाइपलाइन के उदाहरण बताया, मैं खुद आया था। रेलवे की प्रोजेक्ट की एलोकेशन आप देखिए, आप जब केंद्र में दायित्व में थे, आपकी दया में सरकार चल रही थी, आप उसकी हिस्सा में थे, तब वहां की रेलवे बजट की एलोकेशन था 4,000 करोड़ रुपया। आज हम उसको 14,000 करोड़ रुपया तक पहुंचाए हैं। लैंड तो लगेगी, अगर आप लैंड नहीं दोगे, कोऑपरेशन नहीं करोगे, तो नुकसान बंगाल की लोगों की होगी, बंगाल की रेवेन्यू की होगी। सर, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लागू करवाया, तो ये भारत पश्चिम बंगाल सरकार इसको तो नकार रहा है, तो ये आप शिक्षा मंत्री हैं, आप अभी लागू कर रहे हैं और इधर विरोधिता चल रहा है, तो इसके तहत शिक्षा बंगाल का शिक्षा कैसे देख रहे हैं, कैसे इधर भी क्या कुछ? देखो, बंगाल एजुकेशन में क्या है, कम से कम इस देश में तो किसी के मन में कंफ्यूजन नहीं है। बंगाली डायस्पोरा भारत की इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। आज मैं जब बंगाल की नौजवानों को देश की अन्य हिस्सा में दिखता हूं, मैं उनको पूछता हूं कि भाई आपके वहां पढ़ने में आप आए क्यों बाहर? मान लो कोई आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम में ज्ञान, मैं उसको समझ सकता हूं, कोई नेशनल कंपटीशन में चला गया, लेकिन वो अन्य कोर्सेस में भी बंगाल छोड़ता है, तब मैं उनको पूछता हूं आप बंगाल छोड़ के क्यों आए? क्योंकि यहां व्यवस्था ही नहीं है। तो यह विषय तो कहीं ना कहीं, यही विषय में तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किसी की कोई आपत्ति नहीं है, बंगाल में भी लोगों की आपत्ति नहीं है, विशेष करके बंगाल में बैठे हुए और देश में 2-3 राज्यों की सरकारों की एक लिमिटेड अप्रोच में। मैं बताता हूं, बंगाल में हमने शिक्षा नीति में हमने कहा मातृभाषा आधारित शिक्षा होनी चाहिए। क्या यहां की स्थानीय सरकार को उस पर आपत्ति है? होना चाहिए क्या? बंगाली में पढ़ना, रिसर्च पेपर लिखा जाना, अगर यही हमारी प्रायोरिटी है, इसमें आपत्ति होनी चाहिए क्या? तो किस विषय के विरोध है आपका? हम अटल टिंकरिंग लैब खुलवाएंगे, हम नवोदय विद्यालय खुलवाएंगे, हम टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग करवाना चाहते हैं, तो इसमें आपत्ति किस चीज की होनी चाहिए? दिल्ली वालों ने इसी पे आपत्ति कर रहे थे। दिल्ली की जो राज्य सरकार में बैठे लोग तो इसी पे आपत्ति कर रहे थे। ये लोग इस प्रकार की नेगेटिविटी पे आने वाले दिनों में स्वीकार नहीं करने वाले हैं। Sir, even the UGC drafts, which talked about this, about the
appointment of VCs and the role of the chancellors. So the state also objected to that, and they formed a committee which said that we shouldn't adopt these UGC guidelines. And also, the state education minister, he said many things about the UGC chairman. देखिए, भारत सरकार में शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है, लेकिन हायर एजुकेशन की स्टैंडर्ड्स क्या होगा, इंस्टीट्यूशन की स्तर क्या होगा, कंटेंट की और इंस्टीट्यूशन की, दोनों की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और यूजीसी न भारत सरकार की है न राज्य सरकार की है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में पार्लियामेंट ने यूजीसी को गठन किया 1956 में। पिछले मैं आपको एक ही उदाहरण बताता हूं। यूजीसी को वो राजनीतिक दृष्टि से माने ना माने उनकी समझ है, लेकिन किसी की भी सरकार रहो दिल्ली में, किसी की भी सरकार राज्य में रहे, जब यूजीसी के साथ किसी ने विवाद किया है, वो विवाद आफ्टरऑल अगर कोर्ट तक पहुंची है, राज्यों की हाईकोर्ट में हो या देश की सुप्रीम कोर्ट में हो, एक भी उदाहरण नहीं है कि जिसमें यूजीसी की सुप्रीमेसी को ऑन स्टैंडर्ड, ऑन कंटेंट किसी कोर्ट ने अस्वीकार किया। गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल नेचर की हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट तो पॉलिटिकल नेचर की नहीं है ना। अभी यहां बंगाल की जो डिस्प्यूट था वाइस चांसलर नियुक्ति को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल यूयू ललित जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और यूजीसी को कहा कि भाई उसकी स्टैंडर्ड तय करो, आप जैसे कहोगे ऐसे ही करेंगे। ये इस बंगाल में भी हुई है, देश भर में हो रही है। अब यूजीसी तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो अपना रिजर्व बैंक को मैं नहीं मानूंगा, देश की मॉनिटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करूंगा, नोट करेंसी यूज करूंगा, मैं रिजर्व बैंक को नहीं मानूंगा, उसका मैं तो मेरे समझ के बाहर ये तत्व। वैसे मैं एजुकेशन में काम करूंगा, यूजीसी को नहीं मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज मैं शिक्षा मंत्री के नाते मेरे पास कई मसले आते हैं, मैंने उसको बड़ा तन्मयता के साथ पढ़ा है, अनेकों केस की केस स्टडी किया है। फाइनली सुप्रीमेसी ऑफ यूजीसी इज प्रिवेलिंग इन दिस कंट्री, also endorsed by Honorable Supreme Court and respective High Courts। इसलिए ये तो उनकी नासमझ, उसमें देखिए जिसे जमीन ना देना जितना ही चिंताजनक विषय, जितना ही पाप है, ऐसे ही बंगाल की एजुकेशन सिस्टम को यूजीसी रेगुलेशंस ने क्या सजेस्ट किया है कि भाई समय बदल रहा है। जैसे एक फिर उसमें कहूं, एक उदाहरण है भाई, कैरियर एडवांस स्कीम में जब असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसरशिप में किसको महत्व देना चाहिए, जिस शिक्षक को बहुभाषी अभ्यास है, मल्टीलिंगुअलिज्म पर अभ्यास है और मदर टंग में अथॉरिटी है, उनको महत्व देनी चाहिए। क्या आदरणीय ममता बनर्जी जी की सरकार बंगाली भाषा में पारंगत दक्षता रखते हुए प्रोफेसर को नियुक्ति करो, यूजीसी ऐसा जो कहा है उसकी आपत्ति कर रहे हैं? मैं तो कभी कभी हैरान होता हूं इस प्रकार की बातों को सुन के। सर बजट चुनावी आज बजट पूछो, परीक्षा में इतना ही पढ़ के आया बात पूछ दो। हाल में उड़ीसा, दिल्ली चुनाव बहुमत के साथ जीते 27 वर्ष बाद। सर इसको कैसे आप रिलेट करें बंगाल आने वाले असेंबली इलेक्शन? नहीं, सिर्फ ये बंगाल का विषय नहीं। देखो इस बीच में और 3 राज्यों का नाम, 4 राज्यों के नाम आपने छोड़ दिया। केंद्रीय पार्लियामेंट निर्वाचन के चुनाव के साथ साथ आंध्र का भी हुआ, वहां एनडीए की वापसी हुई। उड़ीसा में हुआ, हमने नया सरकार बनाई। आप सब आइए, श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करिए, दीघा में भी जाइए, लेकिन पुरी तो आना ही पड़ेगा आपको, तो पुरी भी आइए, आते रहिए पुरी, आप आएंगे सब। लेकिन उसके बीच में हरियाणा में भी हुई चुनाव, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुई, झारखंड में भी हुई, जम्मू कश्मीर में भी हुई। हमारी अनुरूप झारखंड नहीं हुआ, हम उसको, उस मत को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो लोग मोदी जी को विरोध करते करते देश को विरोध करने लगे थे, अभी अभी तो किसी शाही खानदान के लड़के ने भाषण दिया था ना कि इंडियन स्टेट भी जिम्मेवार है।
भाई मोदी जी के ऊपर आपकी राजनीतिक कुंठा और हेजिटेशन में समझ सकता हूं, भारत की संप्रभुता के साथ आपका कैसे समझौता है? ये दिवालिया लोग हैं। अभी दिल्ली की चुनाव हुई तो देश भर में मोदी जी को हराने के लिए दोस्ती करके रख देते हैं, जब आ जाता है अपने अपने इंटरेस्ट की बात आपस में कुश्ती करते हैं, वो हरियाणा हो या दिल्ली हो। किस प्रकार की राजनीति वो करते हैं कि हरियाणा में पानी में जहर मिलाया जाता है। ये सबको देश की जनता ने नकारा है। अभी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट होगा, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस होगा, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी होगा, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी होगा। बंगाल हो या पंजाब हो, उड़ीसा हो या महाराष्ट्र हो। और आज तो मैं मानता हूं देश की डेमोक्रेसी में जिनकी विश्वास है, विशेष करके देश की वंचित और गरीब तबके के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसके परिणाम दिल्ली में भी दिखने को मिला है। बंगाल तो हमारे देश की नेतृत्व करने वाला प्रदेश, वो भी विश्वास करेगा। नहीं तो हम पिछले चुनाव में से बंगाल में हमारी जीत की सिलसिला एक प्रकार से 2019 की लोकसभा से ही शुरू हुई है। 19, 21 और 24 ये 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राज्य की प्रमुख विरोधी पार्टी बन चुकी है। 38 से 40% वोट की स्ट्रेंथ के साथ आज हम यहां हैं और 5%। हमें पूरा भरोसा है बंगाल भी परिवर्तन की राह में जाएगा और हम यहां भी आने वाले 26 में भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाएगी। सर बीते कल तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि 2026 में हम 250 से ज्यादा सीटें लाएंगे विधानसभा की। हम सरकार बनाएंगे। सर पहले भी देखा गया है कि बंगाल के लिए जो सेंट्रल से लीडर्स स्पेशली भेजे जाते हैं उनमें आपका नाम रहता है। इसीलिए आपको पूछ रहे हैं कि जैसे हम लोग देखें कि मुंबई में या फिर दिल्ली में पूरा का पूरा टीम बीजेपी ऑल ओवर नेशन का जो लीडरशिप है, हमारे यहाँ से विंग ऑफ के लीडर्स भी दिल्ली गए थे कैंपेन करने, वैसे नेशनल पार्टी का पूरा टीम वहां स्टेट के काम करने चले गए। बंगाल के लिए आने वाला 2026 के लिए ऐसा क्या नेशनल बीजेपी का जो आप लोग लीडरशिप है वो क्या टीम बीजेपी नेशनल पार्टी? पार्टी देखो, बीजेपी सब समय में टीम बीजेपी करके ही लड़ता है। हमारा कोई बुआ का गुट नहीं है, कोई भतीजा का गुट नहीं है। हमारा एक ही गुट है, बीजेपी वाला गुट है। इसलिए हम तो लड़ते हैं। मैं तो पिछले विधानसभा चुनाव में इस शहर में 1 महीना रहा था। मैं पिछले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए काफी समय यहां प्रवास किया। बंगाल शहर के 4 लोकसभा में डिटेल में मंडल तक भी गया हूं। मैं खुद चुनाव लड़ा, तो इसीलिए यहां चुनाव के दिनों में आ नहीं पाया। और अभी मैं दिल्ली की 2 विधानसभा की काम कर रहा था। इसलिए हमारी तो ऑल इंडिया पार्टी है। हम हमारे कार्यकर्ता को जिसको जो काम दिया जाएगा, और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में मैं तो बंगाल को अपना मेरे घर की प्रांत मानता हूं। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मैं पूर्वी भारत से हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूर्वोदय जब तक नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं हो पाएगा। तो मैं मोदी सरकार के एक प्रमुख व्यक्ति के नाते मेरे दायित्व में मानता हूं ये सारा भारत हमारा एक देश है, लेकिन विशेष घर हमारा बंगाल है। हम तो चावल खाने वाले लोग हैं, मछली खाने वाले लोग हैं। संदेश हमको अत्यंत प्रिय है।